everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes। आज हम करने वाले हैं क्लास चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, हमने इसका ओवरव्यू ले लिया था और माइंड मैप देख लिया था। ये इसकी सेकेंड वीडियो है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जिन लोगों ने मेरा माइंड मैप देखा था तो उन लोगों को तो आइडिया हो जाएगा कि यार इंट्रोडक्शन में क्या क्या था। जिन लोगों ने नहीं देखा तो यार पिछली वीडियो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिखा होगा क्लास 12 अकाउंटेंसी 2022-23। उसको क्लिक कर देना, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लाइन वाइज जितनी वीडियोज़ अभी तक आई हैं अकाउंट्स की उसमें आप लोगों को मिल जाएंगी। और भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे चैनल पर, आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने आपको उस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, ओवरव्यू क्या है, माइंड मैप क्या है, तो बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4, यहीं पे आप लोगों के लिए आ जाती है एक टिप। क्या टिप आती है, देखो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1932, ठीक है। या फिर आ जाता है व्हाट इज़ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू यू, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और डेफिनेशन छाप देंगे ये वाली बिल्कुल सेम। बट सेक्शन 4 हर एक बच्चा नहीं लिखता, बट अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। तो यानी कि ये तो आप लोगों के लिए हो जाएगी यार बढ़िया सी टिप, तो ये तो हर बच्चा लिख दिया करो, इसको अपने माइंड में एकदम छाप लो कि सेक्शन नंबर 4 और ये तो लिख दिया करो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 डेफिनेशन के बारे में बताता है। नाउ अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन ढंग से पढ़ लो, फीचर्स जो इसके बाद आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे फीचर तो इसी में से क्लियर हो जाएंगे। नीचे मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है, उस पर भी ध्यान देंगे। अभी हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। पहला, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, ये एक रिश्ता है। क्या है, एक रिश्ता है, एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है। क्या है, एक रिलेशन है। किनके बीच में, बिटवीन, किनके बीच में, पर्सन्स के बीच में। कौन, मान लो 2 पर्सन हैं, 3 पर्सन हैं या 4 पर्सन हैं, तो इन लोगों के बीच में क्या है, एक रिश्ता है। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने क्या माना है, मिलकर इन्होंने डिसाइड किया है टू शेयर प्रॉफिट्स, की ये लोग प्रॉफिट्स बांटेंगे ऑफ अ बिजनेस, किसके, बिजनेस के, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि कोई एक भी चला रहा हो या फिर एक भी चला सकता है या फिर सभी मिलकर चला सकते हैं। मतलब कि इसमें कुछ बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। पहली चीज़ कि ये एक रिलेशन है, मैंने बता दिया, बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब मिनिमम इसमें 2 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 होते हैं। देखो मिनिमम इसमें 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि खुद ही सोचो अगर एक पर्सन होगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी। 2 लोग होंगे तभी तो पार्टनरशिप बनेगी ना, और अगर एक पर्सन होगा तो खुद का तो पार्टनर हो नहीं सकता, तो इसलिए 2 लोग होने ज़रूरी हैं। और जो मैक्सिमम है वो 100 होने चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं, फिर वो कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो 100 होने चाहिए। अब अगर हम पर्सन्स की बात हो गई तो प्रॉफिट्स। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि यार डेफिनेशन में जो सिर्फ प्रॉफिट बोल रहे हैं इसका मतलब लॉस होगा तो क्या ये नहीं बांटेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लॉस होगा तो भी बांटेंगे, बट यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में क्यों बोला गया है, क्योंकि लॉस नॉट बी डीम्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो लॉस है ना वो मान के नहीं चला जाता। मतलब कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो मान के थोड़ा ना चलूँगी कि मुझे लॉस होगा, मैं तो यही मान के चलूँगी कि मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसलिए डेफिनेशन में कभी भी लॉस की बात नहीं की जाती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉस डिवाइड नहीं होगा, वो डिवाइड भी किया जाता है। अब बात करते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये था राम, ये था श्याम, ये था धाम और ये था घाम, ठीक है। मैंने रैंडमली नाम लिए इधर, तो ये नाम थे, ठीक है। अब मान लो राम के पास पैसा तो था बट माइंड नहीं था, क्या, दिमाग नहीं था बिजनेस चलाने का। इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा है बट माइंड नहीं है, ठीक है। तो यार ये दोनों के पास माइंड नहीं है तो ये बिज़नेस नहीं चला सकते। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों बिज़नेस में से पैसा देंगे। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार जो राम और धाम है ये पैसा तो देंगे बट बैठेंगे नहीं, मतलब बिज़नेस में आके बैठेंगे नहीं, बाकी 2 लोग मिलकर संभाल लें। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि ये दोनों पार्टनर नहीं हुए, ये पार्टनर हैं।
बट क्या है कि जो बाकी दो पार्टनर्स हैं वो इन दोनों के बिहाफ पर भी काम कर रहे हैं। लिखा है ना कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी लोग काम करें या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी इंसान दूसरे की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। मतलब क्या होता है कि कभी कोई प्रिंसिपल बन के दूसरे को डांट सकता है, कभी कोई प्रिंसिपल बन के दूसरे को डांट सकता है। मान लो किसी घाम ने कोई गलती करी है तो ये तीनों मिलकर इसको डांट सकते हैं ना, क्योंकि भाई तीनों के चारों के पैसे लगे हैं इसमें। अब ऐसे धाम ने कोई गलती करी है तो तीनों बाकी मिलकर इसको डांट सकते हैं, कभी कभी इसको पुरस्कार ना अवार्ड्स वगैरह दे सकते हैं। तो इन सब के बीच में आपस में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है, कभी कोई प्रिंसिपल बन सकता है कभी कोई। अब बात करते हैं आगे, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट कैन नॉट स्टार्ट दिस ओन बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि माइनर कौन होते हैं। पहली बात तो कि जो माइनर होते हैं ना वो होते हैं पर्सन हैविंग एज लेस देन 18 ईयर्स, जिनकी एज 18 साल से कम होती है उनको माइनर बोला जाता है। मान लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बट मान लेते हैं कि भाई राम था, वो अच्छे से बिजनेस कर रहा था, बट राम की किसी दुर्भाग्यवश उसकी डेथ हो जाती है और उसका एक बच्चा है, उसका एक बच्चा मान लो वो 16 साल का है, अभी 18 साल का नहीं हुआ। तो राम के जो घर वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे कमाने वाला तो कोई है नहीं, तो पार्टनर क्यों ना उसके बच्चे को बना दिया जाए। मान लो इसका बच्चा था छोटू को क्यों ना पार्टनर बना दिया जाए, बट छोटू तो अभी उसकी एज तो 18 है नहीं, तो पार्टनर तो नहीं बन सकता। मतलब कि क्या होगा कि वो इनके बिजनेस में एज अ पार्टनर बन सकता है बट वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। कोई भी माइनर हो वो किसी के बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता है अगर ये तीनों एग्री हो जाए तो, बाकी के तीनों, बट वो अपना खुद का बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो एक माइनर है, जब तक उसकी एज 18 की नहीं हो जाती तब तक। क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? चलो यार एक बार फटाफट से फीचर्स भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पूरी डेफिनेशन वाली कहानी सुन ली है तो फीचर्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, इसलिए मैं उसको इतना एग्जैजरेट कर रही थी। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए। ऑब्वियसली मैंने बताया कि कोई एक पर्सन अपना खुद का पार्टनर तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर वो बिज़नेस करेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा, इसलिए 2 लोग तो होने चाहिए और मिनिमम तो 2 होने चाहिए बट मैक्सिमम 100 होने चाहिए। 100 से ज़्यादा जाते वो पार्टनरशिप नहीं, फिर वो कंपनी बन जाती है, जिसकी अकाउंटिंग हम बुक नंबर 2 में करने वाले हैं। तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 100 होने चाहिए। कौन बोलता है इस बात को? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता इस बात को, कंपनी एक्ट 2013 का कंपनी मिसलेनियस रूल नंबर 10 2014 ये पूरा नाम बोलता है। इसको इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एग्रीमेंट की बात करें तो इन लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ओरल या फिर रिटर्न दोनों हो सकता है, ठीक है। ओरल और रिटर्न मतलब क्या है इसका कि ये लोग अगर बोल दे कि हाँ यार कल से तू और मैं पार्टनर, अगर उन्होंने बोल दिया तो भी माना जाएगा, या फिर हो सकता है कि एक अच्छे से पूरे पार्टनर के पूरे रूल्स वगैरह एकदम लिखवा के साइन वगैरह कर ले तो रिटर्न भी हो सकता है। ओरल भी माना जाएगा, रिटर्न भी माना जाएगा। अगर रिटर्न है तो उसको बोलते हैं डीड, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगला टॉपिक हमारा पार्टनरशिप डीड ही रहने वाला है, तो इसको अच्छे से डिटेल में वहाँ पे कवर करेंगे कि ये होनी ज़रूरी है या नहीं है, फिर नहीं होगा तो चलेगा क्या, ये सारी बातें अभी हम करेंगे इसके बारे में, ठीक है। लॉफुल बिजनेस के बारे में बात करूँ तो लॉफुल बिजनेस यानी ये तो नहीं है कि है तो पार्टनर बट मिलकर इलीगल बिजनेस कर रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस करना है इनको मिलकर, ठीक है, तभी वो बिजनेस माना जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर ज़रूरी क्या लिखना है आपको कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लिखो इट इज़ नॉट कंपल्सरी। आप लोगों ने होप कॉपी बना ली होगी तो मैंने बोला था इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल पार्टनर्स शेयर लॉसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या कि सारे पार्टनर मिलकर प्रॉफिट तो शेयर करेंगे बट ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर लॉस शेयर करें। कोई पार्टनर ऐसे भी होते हैं, जैसे हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसका एकदम लास्ट टॉपिक है ना, उसमें आप लोग ये बात अच्छे से समझ जाओगे कि कोई पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो लॉस के टाइम पे तो मुकर जाते हैं, भाई हम लॉस तो नहीं शेयर करेंगे, प्रॉफिट के टाइम पे आ जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, जिसको अच्छे से तब करेंगे। नेक्स्ट इज बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस कोई एक भी चला सकता है या फिर कोई एक पर्सन जो सबके लह के चला सकता है या फिर सब मिलकर भी चला सकते हैं। ये बात मैंने अच्छे से भी डेफिनेशन आप लोगों को समझाई है। आई थिंक ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे। फीचर्स वाले में इतना इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा बुक में हमें घुसना नहीं है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, ठीक है। हमारे लिए प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी थ्योरी मैंने यहाँ लिख दी
और जितना मैंने अपने मुंह से बोल दिया, अगर आपने इतना सुन लिया अच्छे से, इसको आप अपने आप बनाकर लिख सकते हो, तो वेल एंड गुड, यही हमें करना है। ओके, सो अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखो, जब भी कुछ लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में आते हैं, तो वो लोग आपस में बोलते हैं कि यार कोई ना कोई तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मुंह से बोली हुई किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मुंह से बोली हुई चीज़ या फिर आपके पास अगर उसका प्रूफ नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। बट अगर वही चीज़ मैं आप लोगों को लिख कर दे दूँ स्टैम्प अपने साइन के साथ, तो आप बोलोगे कि यार देख तूने लिखा था, तेरा साइन भी है, तो तुझे तो ये बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही बात लेके लोग करते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड होती है वो क्या होता है, इट इज़ अ लीगल रिटन डॉक्यूमेंट। पहली चीज़ क्या होता है कि ये लीगल होता है, और दूसरी चीज़ क्या कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है एक पार्टनरशिप की, एंड इट इज़ साइन बाय ऑल दी पार्टनर्स, यानी कि इसको सारे पार्टनर्स ने मिलकर साइन किया होता है, ठीक है। क्योंकि सारे पार्टनर के साइन है तो इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं वो सबको माननी पड़ेंगी। इसमें कैसी बातें लिखी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या लिखा हो सकता है। नंबर 1, इसमें डिस्क्रिप्शन हो सकता है ऑल पार्टनर्स का, कि सारे पार्टनर कैसे दिखते हैं, उनकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस हो सकता है। तीसरी चीज़ कि उनका प्रॉफिट शेयर क्या होगा, वो लिखा हो सकता है, ठीक है। और चौथी चीज़ कि मान लो लॉस होगा तो ये लोग कैसे शेयर करेंगे। फिफ्थ, मान लो कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हो सकती हैं। अगर हम बात करें इसके नोट की, तो इट इज़ बेटर टू हैव अ पार्टनरशिप डीड बट नॉट एसेंशियल, यानी कि इधर तो आगे मत खड़ी हो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। मतलब कि क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं बनाओगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, ठीक है। डिड यू गेट माई पॉइंट? इट इज़ बेटर टू हैव अ पार्टनरशिप डीड बट नॉट एसेंशियल। ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, बट अच्छा रहेगा अगर बना लोगे तो। क्योंकि अगर आगे जाके किसी बात पे लड़ाई होती है, कोई बोलते हैं कि यार सैलरी दो मुझे, मैं तो बहुत काम करता हूँ, बट अगर डीड में लिखा है कि उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये बढ़िया रहेगा अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाओ, पर कंपलसरी नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग एकदम नोट कर सकते हो। चलो यार, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक का नाम है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रूल्स जो मैंने एक जगह पर लिख दिए हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उन रूल को फॉलो करो। मतलब कि मान लो दो लोग थे, राम और श्याम, ठीक है। अब राम ने बोला कि यार मैं पूरे दिन पार्टनरशिप में, हम दोनों हैं बहुत टाइम से, और मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ और तू तो सिर्फ बैठा रहता है और मेरी तो सैलरी बनती है। बट श्याम ने तो मना कर दिया। श्याम कहता है कि कोई सैलरी वैलरी नहीं बनती, हमारी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने बोला चलो पार्टनरशिप डीड निकालो। पार्टनरशिप डीड में चेक किया तो सैलरी के बारे में कोई पॉइंट था ही नहीं, मतलब सैलरी नाम का कोई चीज़ वहाँ पे लिखी ही नहीं थी, सैलरी के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। अब अगर डीड इस बारे में कुछ नहीं कह रही तो हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि अब वही वो लोगों की लड़ाई वड़ाई हो गई, अब वो चले गए कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि मैं सैलरी चाहता हूँ और श्याम मना कर रहा है। तो कोर्ट बोलता है अपनी डीड दिखाओ। उन्होंने डीड में देखा कोई पॉइंट था ही नहीं सैलरी के बारे में। तो उन्होंने बोला अगर आपकी डीड साइलेंट है इस बारे में, आपकी डीड कुछ नहीं कहती है, तो हम किसको मानेंगे, हम अपनी किताब को मानेंगे। किताब का नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अगर आपकी डीड साइलेंट है तो हम इसके रूल फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर साइलेंट है तो किसके रूल फॉलो करे जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ये रूल फॉलो करे जाएंगे, ठीक है। अब किसकी बात थी, सैलरी की बात थी ना। तो उन्होंने अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बुक खोली, उसमें प्रोविजन वाला खाता देखा और बोला कि सैलरी के बारे में बात है तो देखो भाई, सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में लिखा है नहीं देना तो हम नहीं देंगे। यानी कि अगर डीड नहीं थी तो उन्होंने बुक को फॉलो किया, बुक में लिखा था कि सैलरी नहीं देनी तो सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये वाले वो सारे रूल्स हैं। अगर आपकी डीड नहीं है या साइलेंट है तो आप इन वाले रूल्स को फॉलो करोगे। क्या कि अगर आपकी डीड नहीं कहती तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस क्या करो, इक्वली करो। या तो आपने लिखा हुआ हो कि 2:3, 3:2, 4:5 में करोगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इक्वली करोगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो सबकी कंसेंट, अगर बाकी सब मान जाते हैं तो आप कर सकते हो एडमिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट देना है, नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस बाय पार्टनर, देखो यहाँ पे लिखा है बाय पार्टनर। जब भी मान लो मैं यहाँ लिख दूँ बाय फर्म,
ठीक है, इसका मतलब फर्म ने लोन दिया है, लोन दिया है, इसको अच्छे से समझ लो, बहुत कंफ्यूजन होती है आगे जाके। ठीक है, यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो भाई कुछ भी हो जाए, अगर आपकी डीड में नहीं इंटरेस्ट वगैरह लिखा हुआ तो आप 6% के इंटरेस्ट से उसको इंटरेस्ट दोगे, 6% पर एनम। नाउ सैलरी या कमीशन ऑफ अ पार्टनर, अगर आपकी डीड कुछ भी नहीं बोलती या फिर डीड नहीं है आपके पास, तो सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये सारी बातें कब मानी जाती हैं? जब भी अगर आपके पास या तो डीड आपने बनाई नहीं, और बनाई है उसमें इन चीज़ों के बारे में लिखा नहीं, तो ये बातें फॉलो होंगी। ठीक है, चल अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। जो जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा इस वाली वीडियो में, उससे रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे, तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं प्रोविज़न के क्वेश्चन की। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो वेल एंड गुड, हम उसकी सारी बातें मानेंगे। बट अगर आपने डीड नहीं बनाई तो हम किसकी बातें मानेंगे? तो हम मानेंगे प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें हमें माननी पड़ेंगी, है ना। अब हम वही देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इनके पास क्या है, पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो प्रोविज़न मानने पड़ेंगे। इससे जस्ट पहले हमने देखे हैं वो सारे। अच्छा, प्रोविजंस क्या क्या कहते थे, वो सारा हमारा इस क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से जो बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करने की सोच रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी कॉपी में लिखो, अगर मैं यहाँ लिख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं लिख सकते? लिखो, और ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो एकदम अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी और एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला, सैलरी ऑफ पार्टनर। अब मान लो डीड तो है नहीं और कोई पार्टनर बोल रहा है कि सैलरी दो, तो बताओ प्रोविज़न क्या कहता है कि सैलरी देनी है या नहीं देनी है। तो अभी अगर हम इससे पहले वाले पेज पे जाएं जो हमने लिखा था, अगर हम उसमें रिवाइज करें तो वहाँ क्या लिखा था कि सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। अगर डीड नहीं है, उसमें मेंशन नहीं है, तो सैलरी किसी को नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, डीड तो है नहीं, तो हम ये पार्टनरशिप डीड इनके पास नहीं है, तो हमने किसकी बात मानी, प्रोविज़न की। प्रोविज़न क्या कहता है कि सैलरी ऑफ पार्टनर नॉट गिवन, कि मत दो, किसी को भी सैलरी मत दो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या किसी भी पार्टनर की कैपिटल पे उसको कोई इंटरेस्ट मिलेगा? प्रोविज़न क्या कहता है कि IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, क्या नॉट गिवन। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करती हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूज करते हैं कि लोन बाय पार्टनर, लोन बाय फर्म, लोन टू पार्टनर और लोन टू फर्म, इन चारों का क्या मतलब है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं, ये चारों फिर आप एकदम बटर की तरह कर लोगे। ठीक है, देखो एक होता है लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है, और एक होता है लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अच्छा, फर्म तो आपको पता है ना क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये जो राम है और ये श्याम है, इन दोनों ने मिलकर करी पार्टनरशिप। ठीक है, तो राम और श्याम इन दोनों को बोला जाएगा कि ये दोनों पार्टनर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाकर बोलूँगी तो इनको बोला जाएगा फर्म। और मान लो इन्होंने अपनी फर्म का नाम रख लिया ABC लिमिटेड, तो इसको बोला जाएगा फर्म नेम। क्या? फर्म नेम। ये दोनों अपने आप में क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? फर्म। और अगर इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ये रखा है, अपनी पार्टनरशिप का नाम ये रखा है, तो वो ये जो नाम है ये क्या कहलाएगा? फर्म नेम। ठीक है, तो अगर मान लो कि लोन पार्टनर ने दिया फर्म को, ठीक है, बाय जिसके आगे लगा है कि मतलब इसने दिया है, किसने? जिसके आगे बाय लगा है उसने लोन दिया है, जिसके आगे टू लगा है उसने लोन लिया है। ठीक है, तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, इधर क्या है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, इसने दिया और इसने लिया। ठीक है, इधर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया और इधर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो कौन से वाले पे इंटरेस्ट लगता है और कौन से वाले पे नहीं लगता, एक तो पहले ये देखो। ठीक है, देखो जब भी पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पर उसको इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर आपने डीड बनाई है उसमें लिख दिया 10% मिलेगा, 15% मिलेगा, तो अच्छी बात है। बट अगर आपने डीड नहीं बनाई
अगर आपने डीड नहीं बनाई या फिर आपने डीड में इसके बारे में नहीं लिखा तो हम प्रोविज़न की मानेंगे। और प्रोविज़न क्या कहता है कि 6% पर एनम का ब्याज दो या फिर इंटरेस्ट दो। तो यानी कि जब भी पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है तो उसको 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो देयर इज़ नो इंटरेस्ट टू बी टेकन फ्रॉम, यहाँ से कोई इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लिया जाएगा, बट इस केस में फर्म इसको 6% इंटरेस्ट देगी। डू गेट इट? एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लो अगर ये मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर हूँ और मैं किसी राम को अगर लोन देती हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा, बट अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उसको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इंटरेस्ट इनको नहीं मिलने वाला। क्लियर? अब इन चारों क्वेश्चंस को हम आराम से डील कर सकते हैं इसको समझकर। देखो, बाय पार्टनर 6% पर एनम, ठीक है। बाय फर्म नो, नॉट गिवन। टू पार्टनर नॉट गिवन। मैंने जानबूझ के 4 क्वेश्चन रखे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो, और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी तो डाउट भी क्लियर नहीं होगा। अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। टू फर्म 6% पर एनम। अगर ये अच्छे से समझ आ गया हो तो यार लाइक कर देना, ठीक है। अब करते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेगा। अब मान लो कि कोई बोल रहा है कि अपने प्रॉफिट के 3 हिस्से मुझे दो और 2 हिस्से तुम रखो, बट ऐसा नहीं होता। ये तो डीड में देखो, अगर तुमने डीड में नहीं लिखा तो प्रोविज़न क्या कहता है कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा। कैसे बटेगा? इक्वली। ये सारी बातें अभी हमने पिछले पेज पे लिखी थी ना, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या होता है कि पार्टनर जो हैं वो थोड़ा से पैसे फर्म में से निकाल के घर लेके चले गए। यार इतना पैसा हम कमा रहे हैं, मेरे घर पे 10,000 की नीड है, मैं लेकर चला जाता हूँ, बट वो ऐसे नहीं ले जा सकता। जब वो लेकर गया है तो उसको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट देना होता है? नहीं देना होता। अगर डीड नहीं है तो प्रोविज़न कहता है कि मत दो। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, देखो नया पार्टनर, अगर मान लो राम और श्याम 2 लोग हैं, अब राम बोलते हैं कि एक मेरा भाई भी है, मान लो धाम, मैं उसको पार्टनरशिप में लाना चाहता हूँ, तो तभी पार्टनरशिप में आ सकता है जब वो दोनों एग्री हो जाए, यानी कि राम भी और श्याम भी। अगर वो दोनों एग्री हो जाएंगे तो नया पार्टनर आ सकता है। अगर दोनों में से कोई एक भी मना कर देता है तो पार्टनर नहीं आ सकता नया वाला, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर सब कंसेंट दे देते हैं तो आ जाएगा न्यू पार्टनर, नहीं तो आएगा नहीं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा बॉक्स में कर देती हूँ, मैंने यहाँ कियोस्क क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये अच्छा सा है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। डायग्राम वाइज कभी नहीं भूलोगे, अच्छे से कर लो, ठीक है। अब अगर मैंने तो बता दिया कि नोट करने की तो कोई नीड है नहीं, आप लोगों को पीडीएफ पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ लिखा होगा पीडीएफ ऑफ द सेशन, नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है और मिल जाएगा। और ऐसे ही वाले, अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो ऐसे ही वाले और भी क्वेश्चन आप लोगों को नीचे मिलेंगे, वहाँ लिखा होगा वर्कशीट टू डू और उसके नीचे लिंक होगा, लिंक को टैप करना, पीडीएफ मिल जाएगी, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो यार, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। अम्बरीश, ललित और चारू पार्टनर्स हैं विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। ओहो, और इनके पास क्या नहीं है? एक पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर डीड नहीं है तो किसकी बातें मानेंगे? तो मानेंगे प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसकी बातें मानी जाएंगी। सबसे पहला, अम्बरीश कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट अग्री विद हिम। अम्बरीश कहता है कि उसने ज़्यादा कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, यानी औरों ने जितनी कैपिटल मिलाई है उसने उससे ज़्यादा कैपिटल मिलाई है, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो वो कहता है डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, कि मुझे हर साल पर एनम, इसको बोलते हैं पर एनम, यानी कि हर साल मुझे 10% का
इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए अपने कैपिटल पे, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम, बट ललित और चारू उनसे इस बात से एग्री नहीं करते। तो अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये प्रोविज़न की बात मानेंगे, और प्रोविज़न क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना। अब आप लोग पेज चेक करो और मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाता, यानी कि नॉट गिवन। तो अम्बरीश को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने डीड तो बनाई नहीं है, और देखा तो प्रोविज़न में कोई इसके बारे में बात कही नहीं गई, तो इसको बोल देंगे नॉट गिवन, क्योंकि प्रोविज़न कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ललित डिवोट्स फुल टाइम इन बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। ये होता है पर मंथ, यानी हर महीने। ठीक है, ये पर आनम था, ये पर मंथ है। ललित कहता है कि भाई मैं तो अपना पूरा टाइम बिजनेस में लगा देता हूँ, तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 पर मंथ, पर अम्बरीश और चारू इस बात से एग्री नहीं करते। तो बताओ प्रोविज़न क्या कहता है। फिर हमने प्रोविज़न की किताब खोली और देखा कि सैलरी के बारे में क्या लिखा है। तो सैलरी के बारे में लिखा था कि कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, तो इसको सैलरी नहीं दी जाएगी। सैलरी की बात है तो नॉट गिवन, नॉट गिवन। ठीक है, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। चारू बोलती है कि मैंने फर्म को लोन दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय हर मतलब उसने दिया था, उसने 50,000 का लोन दिया था फर्म को। अब वो बोलती है कि मुझे 12% क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब एक बात बताओ, ये कौन सा वाला केस हो गया, लोन बाय पार्टनर। बाय किसके आगे लगा है, पार्टनर, यानी पार्टनर दे रहा है किसको, फर्म को। तो ये हमारा केस हो गया लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अब आप लोग चेक करके बताओ, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया है कि बाय पार्टनर टू फर्म हो तो क्या करना चाहिए, जल्दी से, बिल्कुल सही, 6% पर एनम से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 12% पर एनम से। तो ये वाला इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा, उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने डीड तो बनाई नहीं है। तो प्रोविज़न तो कहता है कि भाई इतना देना है। बात समझ आई? ठीक है, हमने अच्छे से इसको समझ लिया। डिड यू गेट इट? हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, आप लोगों को समझ आ रहे हैं और समझ वगैरह आ रहे हैं तो लाइक वगैरह कर दो साथ साथ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं इससे कुछ आगे के पार्ट्स इसी क्वेश्चन के। अम्बरीश हैज़ विड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, पर्सनल यूज़। ललित एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो यार, मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट क्लियर तो होगा, समझ आ रहा होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो अम्बरीश ने विड्रॉ किए थे 10,000 रुपये फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए। तो ललित और चारू कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ला के दो। जब भी हम किसी भी बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं, उसको ड्राइंग कहा जाता है, और उस ड्राइंग पे हमें कोई इंटरेस्ट देना होता है कि यार मैं 10 महीने के लिए अगर 10,000 रुपये लेके गई तो मुझे कुछ ना कुछ परसेंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो जो परसेंट है वो पहले से डिसाइडेड होता है, बट क्योंकि उन्होंने डीड नहीं बनाई तो कुछ डिसाइडेड तो है नहीं। अब प्रोविज़न की बात देखते हैं कि प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ललित और चारू कहते हैं कि भाई तू पैसे लेके गया था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे हमें कितना, 10% पर एनम, है ना, ललित और चारू कहते हैं। बट क्योंकि प्रोविज़न की बात मानी जाए तो प्रोविज़न तो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी चार्ज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर हम चार्ज नहीं करेंगे, तो लिखेंगे नॉट चार्ज्ड। ठीक है, अम्बरीश से कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रोविज़न कहता है कि चार्ज मत करो। अभी मैंने आपको सारे प्रोविजंस लिखवाए थे, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम वाज 50,000। जो ऊपर की सारी बातों को सुलझाने से पहले जो प्रॉफिट था वो 50,000 था एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, पहले ईयर। ठीक है, अम्बरीश डिमांड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। अम्बरीश कहता है कि जितना भी हमारा प्रॉफिट है ना वो कैपिटल की रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कैपिटल की रेशियो समझते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि मान लो ये अम्बरीश है, ये चारू है और कौन था, ललित। ठीक है, अम्बरीश ने लगाए 40,000, इसने लगाए मान लो 80,000 और इसने लगाए 1,20,000। तो कैपिटल रेशियो पता है क्या होती है कि इन सबको काटो, 4 0 से 4 0 से 4 0 कट गए और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो इनकी रेशियो क्या आ गई, 1:2:3, ये होती है कैपिटल रेशियो। बट इस रेशियो में कभी भी डिवीजन नहीं होता। अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो हम किस में कंट्रीब्यूट करते हैं,
1:1:1, यानी कि इसका मतलब होता है कि सबको एक एक हिस्सा, यानी सबको इक्वली। तो हम यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन करेंगे इस 50,000 का, वो कैसे करेंगे, इक्वली करेंगे। तीनों में 50,000 जो है वो इक्वली बट जाएंगे, ठीक है। ललित wants to introduce his son Indar as partner. चारू objects to his proposal. ललित कहता है कि भाई मेरा बेटा है इंदर, उसको भी पार्टनर बना लेते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है वो। तो चारू कहते हैं कि नहीं, चारू उसके प्रपोजल को ऑब्जेक्ट कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि चारू की कोई मान लो पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, इंदर से। तो भाई चारू ने तो मना कर दिया। अगर सारे पार्टनर हाँ करते हैं तो ही हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, बट अगर किसी भी एक पार्टनर ने मना कर दिया तो वो जो नया पार्टनर आने वाला था वो नहीं आ पाएगा। अगर 100 पार्टनर है ना और 99 मान जाते हैं और एक मना कर देता है, तब भी वो नया पार्टनर नहीं आ सकता, ठीक है। तो यानी कि जो इंदर है, ही विल नॉट कम, ठीक है, उसको हम पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे, उसको हम अपनी पार्टनरशिप में नहीं ला पाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी आ रही होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन कराने से हमें प्रोविज़न और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो यार, ये इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। मतलब उसमें कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो आप बोलोगे कि मैम आपने बताए नहीं, तो हम उसी क्वेश्चन के साथ उसको उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और वो कुछ न्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आगे की मिस तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आने वाला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बातें सबको पता होती है, बट वो बातें बहुत कम लोगों को पता होती है। ललित विल गेट कमीशन ऑफ 10% पर एनम ऑफ नेट प्रॉफिट। ललित कहता है कि भाई मेरी वजह से तुम इतने सारी डील क्रैक कर पाए हो। एट द एंड ऑफ द ईयर ललित कहता है कि मेरी वजह से तुमको मैंने इतनी सारी डील्स करा के दी हैं, तो मुझे जितना भी प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, उसका 10% कमीशन दो। बट क्योंकि डील तो है नहीं, तो हमने बोला कि भाई प्रोविज़न के हिसाब से चलेंगे। अब प्रोविज़न कहता है कि किसी को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, तो क्या उसको कमीशन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हम बोल देंगे कि नॉट गिवन, कि ललित को कोई भी कमीशन गिवन नहीं होगा, यानी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात थी। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसमें कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे जो शायद अभी तक हमने नहीं देखे, उनको डिस्कस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। देखो यार, एक स्टोरी सुनाती हूँ, उससे हम आगे के थोड़े पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को सम अप करेंगे। और नीचे से वर्कशीट आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। जो मैंने पॉइंटर्स कराए हैं उन्हीं में से ही होगा, कुछ ऐसा नया आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो एकदम अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की रहेगी, तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध कर आ जाना और बढ़िया तरीके से उस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मान लेते हैं कि नाम चेंज कर दें, राजू और काजू, ये दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है। अब राजू और काजू दो पार्टनर्स थे, तो राजू बोलता है कि यार मुझे 20,000 रुपये फर्म से चाहिए, मुझे कुछ काम है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं चाहिए, फर्म का ही उसको कुछ काम था। तो वो 20,000 रुपये लेकर चला जाता है, ठीक है। और उसको वो जब वो जहाँ पर 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है फर्म के लिए, वहाँ से उसको 5,000 का फ़ायदा हो जाता है। तो एक बात बताओ, क्या वो 5,000 फर्म के हैं या वो राजू के हैं? ये बात आप सोच के बताओ कि पैसे फर्म के यूज़ हुए 20,000 रुपये, उस पर 5,000 का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वो प्रॉफिट राजू को मिलना चाहिए, काजू को मिलना चाहिए, या फिर पूरे फर्म को मिलना चाहिए? ऑब्वियसली जब पैसा फर्म का लगा है तो प्रॉफिट भी फर्म का होगा ना, दैट्स वाई। तो हम क्या करेंगे, देखो देखो, अगर कोई भी पार्टनर फर्म का पैसा यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो प्रॉफिट और पैसे फर्म के माने जाते हैं, फर्म के होते हैं, मतलब वो फर्म को दे दिए जाएंगे। डन। इसका मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या कहता है कि P used ₹50,000 belonging to the firm, लिखो इसको, belonging to the firm, and earned a profit of 5,000 from it. Q and R want the amount to be given to the firm, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा आप लोगों के आगे कि P ने 50,000 रुपये बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म से 50,000 रुपये यूज़ किए और उससे एक प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपये का। नाउ Q एंड R वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, और Q और R जो दो अलग पार्टनर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो जो अमाउंट उसने कमाया है और 50,000 रुपये जो वो लेकर गया था, वो पूरी अमाउंट फर्म को दे दी जाए। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा?
टेल मी, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा होगा। तो ये जो सारे पैसे हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P must give 55,000 to the firm। P को पूरे 55,000 रुपये फर्म को देने ही देने होंगे, क्योंकि 50,000 रुपये वो लेकर गया था और 5,000 रुपये उसने कमाए हैं। तो ये सारे पैसे किसके हो गए, फर्म के हो गए। हैव यू गेट इट? ये सारा हमारा प्रॉफिट जो है वो अच्छे से, प्रॉफिट वाली पार्ट जो है अच्छे से कंप्लीट आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो अब मैंने कुछ यहाँ पे इरेज कर दिया, अभी इसको छोड़कर मेरी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। अब फिर से मान लो राजू और काजू दो पार्टनर थे। इस बार काजू क्या करता है कि भाई पिछली बार तो इसने 5,000 रुपये कमाए थे, इसकी तो बहुत इज्जत बढ़ गई, इस बार मैं लेकर चला जाता हूँ 50,000 रुपये और मैं भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब काजू लेके गया 50,000 रुपये और उसने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए और वहाँ से उसको 5,000 का लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब वो सोचता है चलो छोड़ो, लॉस हो गया तो क्या हो गया, मैं तो भाई 50,000 थे, मैंने लॉस कर दिया तो क्या हो गया, बाकी बचे हुए पैसे मैं वापस कर देता हूँ, यानी 45,000 45,000 मैं वापस कर देता हूँ फर्म को, मेरा तो कोई खर्चा नहीं हुआ। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर आप 50,000 रुपये लेकर गए और आपने लॉस कर दिया उसके ऊपर, तो फर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको पूरे के पूरे 50,000 रुपये फर्म को वापस करने होंगे, क्योंकि फर्म ने थोड़े ना बोला था कि मेरे पैसे लेके जाओ और खर्चा कर दो, ख़राब कर दो, लॉस कर दो, ऐसा नहीं होता। 50,000 रुपये अगर आप लेकर गए तो आपको वो 50,000 रुपये रिटर्न करने पड़ेंगे अगर आपने उस पर लॉस कर दिया है तो, ठीक है। इस बात को भी लिख लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म का पैसा यूज़ कर कर लॉस अर्न करता है तो वो पूरा पैसा रिफंड करेगा। डन। अब देखो, P used 50,000 belonging to the firm and earned a loss of 5,000 from it. Q and R want the amount to be given to the firm. P 50,000 रुपये यूज़ करता है फर्म से और उसको 5,000 का लॉस हो जाता है। बताओ Q और R चाहते हैं कि वो पैसा वापस कर दे फर्म को, तो ऐसा होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। उसने जो 50,000 रुपये फर्म से लिए थे तो पूरे के पूरे 50,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे P must refund ₹50,000 to the firm, ठीक है, टू द फर्म। अगर यहीं पे उसने कुछ प्रॉफिट कमाया होता तो फर्म भी बहुत तेज़ है, देखो प्रॉफिट कमाया होता तो फर्म प्रॉफिट तो ले लेती बट वो लॉस नहीं लेगी कभी भी, ठीक है। चलो अब एक लास्ट कंडीशन मैं बताती हूँ, फिर हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। लास्ट कंडीशन ये है कि राजू, काजू और जाजू, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे। लेट मी राइट इट। राजू, काजू और जाजू, ये 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। अब क्या है, एक कोई दुकान है, किसकी दुकान है, कपड़ों की दुकान है, ठीक है, टेक्सटाइल्स की दुकान है वो, और इसका नाम है मान लो राजन लिमिटेड। अब ये जो राजन लिमिटेड है ना, ये राजू और काजू का भी बहुत बढ़िया दोस्त है, क्या है, फ्रेंड है। तो राजू और काजू चाहते हैं कि राजन लिमिटेड से ही सामान खरीदा जाए, ठीक है, बट जाजू से इसकी दुश्मनी है। जाजू क्या है, इसका एनिमी है, इनकी दुश्मनी है। अब जाजू मना कर देता है कि यार नहीं, उससे सामान नहीं खरीदेंगे, बाकी तुम कहीं से भी सामान खरीद लो, उससे मत खरीदो। बट ये दोनों के तो दोस्त हैं, ये तो खरीदना चाहते हैं इससे सामान। तो क्या ऐसे में इससे गुड्स परचेज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे राजन लिमिटेड से? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, इसको आप लोग लिख भी सकते हो कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो हमेशा मेजॉरिटी की बात मानी जाती है। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो मेजॉरिटी की बात मानी जाएगी। इस पूरी बात को आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अगर कभी भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो मेजॉरिटी की बात मानी जाती है, मतलब अभी बताती हूँ, मानी जाएगी। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि किसकी बात मानी जाएगी, कि जो लोग ज़्यादा, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा लोग बोल रहे हैं वो बात मानी जाएगी। तो ज़्यादा कौन है, 2 लोग ज़्यादा हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं कि खरीदो, तो ज़्यादा की बात मानी जाएगी। वो बेचारा अकेला, ये 2, इन 2 की बात मानी जाएगी, यानी इससे सामान खरीदा जाएगा। तो गुड्स टू बी परचेज्ड फ्रॉम राजन लिमिटेड। ये वाले सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये हमारा 3rd इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे पहले मैं 2 प्रॉफिट और एक लॉस का पॉइंट आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसको अच्छे से नोट कर लेना, एकदम हिंदी में लिख कर यार।
बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। हमने अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला फेज़ कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारे अपने माइंड मैप के अकॉर्डिंग हमने देख रखा है कि भाई हमें कब कब क्या क्या पढ़ना है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन वाला ख़त्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे अकाउंट्स वाले में। ऑल्सो अगर आपने इससे पहले कि मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड करी हैं, एक वीडियो फॉर योर सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी एंड द नेक्स्ट वन वीडियो इज़ ओवरव्यू एंड माइंड मैप। अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी तो प्लीज़ उनको भी वॉच कर लेना। ठीक है, और ये वाला सारा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो सारा है इसका पूरा का पूरा लिंक और पूरी की पूरी PDF डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्या लिखा होगा वहाँ पर? वहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा PDF ऑफ द सेशन। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन लिखा होगा और एक लिंक होगा, लिंक पर प्रेस करना और आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। ऑल्सो अगर मैंने कोई वर्कशीट अपलोड करी है वहाँ पर तो उसका लिंक भी होगा, वर्कशीट टू डू लिखा होगा, उसका एक लिंक होगा। तो आप लोगों को जस्ट लिंक पे टैप करना है और उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आप अपने नोट्स और वर्कशीट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।